हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल व्यकिता टेस्ट सीरीज की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के मैंने टेस्ट 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने टेस्ट 9 में हमने 182 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिए थे। कितने क्वेश्चन तक? 181 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिए थे। आज कर रहे हैं हम आगे के क्वेश्चन और आज इस पेपर को हम कंप्लीट करेंगे। पूरे 150 क्वेश्चन आज ही करेंगे इसके। तो देखो, चलो शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्लास को शेयर भी जरूर करें। और मैथ के जितने भी दोस्त हैं अपने उनको जोड़ने का प्रयास भी करें अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। वहाँ पर अपनी प्रीवियस ईयर बुकलेट भी आपको डाल दी गई है और जो अपनी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वो भी डल जा रही है, फर्स्ट ग्रेड की भी डल जाएगी। हर चीज़ डल जाएगा वहाँ पर आपके लिए, जो भी इंपॉर्टेंट है हर चीज़ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कोचिंगों की टेस्ट सीट वगैरह सब हमने उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली है ताकि आपको कहीं ना कहीं भटकना ना पड़े और पूरा जो आपके लिए महत्वपूर्ण मैटर है वो एक जगह आपको मिल जाए। इसलिए वो ग्रुप बना के अपना, और वो मुझे ज़्यादा उम्मीद है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित ग्रुप होगा अपना। तो चलो देखते हैं अभी मैंने टेस्ट 9 का पीएससी क्वेश्चन कहता आपका कोस हाइपरबोला कोष्टक एल्फा प्लस एटा बीटा का काल्पनिक भाग होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है आपका? कोस हाइपरबोला एल्फा प्लस एटा बीटा बराबर क्या होता है आपका? ये होता है आपका कोस हाइपरबोला एल्फा कोस बीटा प्लस आयटा सैन हाइपरबोला एल्फा और आपका सैन बीटा। अब मैं क्या पूछा है? काल्पनिक भाग पूछा है। तो काल्पनिक भाग कौन सा होता है? आयटा वाला भाग काल्पनिक होता है आपका। ये आपका काल्पनिक भाग है और ये कौन सा आपका वास्तविक भाग है। तो हमें काल्पनिक पूछा तो अपना काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा आपका? सैन हाइपरबोला एल्फा और आपका सैन बीटा। तो देखो कौन सी ऑप्शन में ही? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्वेश्चन आया था आपका 2 की पावर माइनस आयटा के मुख्य मान का वास्तविक भाग क्या होगा। तो हमें क्या दे रखा है? 2 की पावर माइनस आयटा का वास्तविक भाग बताना है हमें। वास्तविक भाग बताना है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम? जेड बराबर क्या होता है? आर 1 की पावर आयटा थीटा होता है। ठीक है, और आर बराबर क्या होता है आपका? या आर बराबर मापांक ऑफ जेड। ठीक है, तो ये बराबर हमें दिया हुआ कितना? 2। और हम जानते हैं लॉ की प्रॉपर्टी। लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? थीटा बराबर होता है आर्ग्यूमेंट जेड और तो बराबर क्या हो जाएगा अपना? log 2। जेड का मान कितना हो जाएगा? 2, जो हमें दिया हुआ 2। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका? log जेड बराबर log 2 प्लस आयटा 0 और यहाँ से अपना मान आ जाएगा आपका कोस log 2। वास्तविक है ना? तो यहाँ से देखो कोस log 2 कौन सी में आपका? वही आपका आंसर हो जाएगा 83 का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या आपका? समीकरण चर जेड का प्रत्येक एकल मान अवकलनीय फलन एफ जेड एक प्रक्षेप में संतुष्ट करता है लाप्लास समीकरण को। कौन से समीकरण को? लाप्लास समीकरण को। लाप्लास समीकरण क्या होता है आपका? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपका? 0। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 84 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या आपका? डब्ल्यू बराबर 1 अपॉन जेड के अंतर्गत वाई बराबर 1/2 का प्रतिबिंब होगा। ये हमें बताना है। हमें क्या दे रखा है? देखो हमें दे रखा है डब्ल्यू बराबर 1 अपॉन जेड और वाई बराबर दे रखा है 1/2 का प्रतिबिंब होगा। तो हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? यू प्लस एटा वी और जेड बराबर क्या लिखना है हमें? एक्स प्लस एटा वाई। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? यू प्लस एटा वी बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस एटा वाई। तो यहाँ से देखो एक्स प्लस एटा वाई क्या हो जाएगा? ये इधर गुणा में होगा तो इधर किस में आ जाएगा? भाग में 1 अपॉन यू प्लस एटा वी। अब देखो इसका परिमेयकरण करवाऊँ मैं यू माइनस एटा वी से ऊपर नीचे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये यू माइनस एटा वी अपॉन ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर और माइनस का आयटा स्क्वायर वी स्क्वायर। तो आयटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखो एक्स प्लस आयटा वाई बराबर क्या है आपका? यह है आपका यू माइनस आयटा वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तुलना करने पर देखो एक्स और वाई का मान आ जाएंगे। यहाँ पर एक्स बराबर क्या है आपका? वास्तविक भाग यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और वाई बराबर क्या है आपका? माइनस का वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब देखो हमें वाई बराबर दे रखा है 1/2। वाई बराबर कितना दे रखा है? 1/2। तो यहाँ पर रखो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर
और इसको सॉल्व करेंगे, हम हल करेंगे तो ये वर्जन गुणा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस का 2v, और ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का 2v बराबर 0। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v में ए जोड़ दूँ और एक घटा दूँ इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बना अपना यू स्क्वायर, और ये क्या बना होगा वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 वी प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये अपना आंसर आ गया। तो यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका प्रतिबंध क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 होगा, यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। देखो 6 से क्या दे रखा है हमें, मापांक z माइनस 5 आइटा बराबर 4 के लिए 2 प्लस 3 आइटा का प्रतिलोम बिंदु है, ये हमें पूछा है। तो हमें क्या दे रखा है, देखो मापांक z माइनस 5 आइटा बराबर 4 दे रखा है, और हमें पूछा 2 प्लस 3 आइटा का प्रतिलोम बिंदु, ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हम ये क्या दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला ये दे रखा है हमें मापांक z माइनस सी बराबर r दे रखा है, ये फॉर्मूला मिल रहा है। तो यहाँ पर वर्ता केंद्र हो जाएगा, वर्ता केंद्र क्या हो जाएगा आपका c बराबर 5 आइटा, और यहाँ पर r बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ z0 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 आइटा, ये है, ठीक है। तो इससे जो आपका केंद्र है, केंद्र से इसकी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, केंद्र से बिंदु की दूरी, सबसे पहले तो क्या करेंगे दूरी, तो क्या हो जाएगा आपका z माइनस z0 माइनस सी, ये हो जाएगी यहाँ से दूरी। तो यहाँ से घटाओ, देखो 2 प्लस 3 आइटा और माइनस का 5 आइटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 माइनस का प्लस का 3 और माइनस का 5, तो कितना बचेगा माइनस का 2 आइटा। ये अपनी दूरी आ गई बीच की। यहाँ से दूरी क्या है आपकी, ये दूरी है मापांक ऑफ सी z0 माइनस सी इक्वल टू 2 माइनस का 2 आइटा का भी मापांक ले लीजिए, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका मापांक क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसका खोलेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। मापांक खोलते हैं हम, जेड मापांक ऑफ जेड बराबर क्या होता है आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी रूट 8 हो गया। तो यहाँ पर देखो मापांक z0 माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8, ये याद रखना 8 हो गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम इसको, तो ये हमारा, अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें प्रतिलोम बिंदु निकालना था, प्रतिलोम बिंदु निकालना था हमें। तो प्रतिलोम बिंदु क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन मापांक ऑफ z0 माइनस सी का होल स्क्वायर। आर कितना है आपका, आर था आपका 4, 4 का स्क्वायर 16, आर 4 ही था ना, ये रहा देखो आर 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और जेड मापांक ऑफ z0 माइनस सी स्क्वायर कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2, ये 2 आया। तो इसको गुणा कर दो आप इसे, तो ये आपका प्रतिलोम बिंदु निकालने के लिए कर रहे हैं हम इसको गुणा, 2 गुणा 2 माइनस 2 आइटा से गुणा करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 आइटा हो जाएगा। आप देखो आपका प्रतिलोम बिंदु निकाल दें, प्रतिलोम बिंदु का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका, प्रतिलोम का फॉर्मूला क्या होता है आपका सी डैश बराबर जेड डैश बराबर सी प्लस आर स्क्वायर अपॉन मापांक ऑफ z0 माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू z0 माइनस सी। अब देखो सी कितना था आपका, सी था आपका 5 आइटा प्लस आर स्क्वायर, और ये अपना आ गया कितना, ये आ गया अपना आर स्क्वायर अपॉन z0 माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका 2, और इंटू इससे गुणा करवाया तो क्या आया आपका 4 माइनस 4 आइटा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 आइटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 और प्लस का 5 और माइनस का 4, तो क्या बचेगा आपका आइटा, ये आपका प्रतिलोम हो जाएगा जेड डैश का। तो हमें ये तो पूछा था कि इसका प्रतिलोम क्या होगा, तो प्रतिलोम हो जाएगा आपका 4 प्लस आइटा। तो ये देखो 4 प्लस आइटा कौन से ऑप्शन में आपका 4 प्लस आइटा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं। देखो लिमिट एक्स टेंस टू आई जेड की पावर 10 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 6 प्लस 1 है। तो इसको देखो पहले आइटा रखेंगे, तो हम जानते हैं क्या आइटा की पावर 4 बराबर कितना होता है आपका 1 होता है। इसमें आइटा रखेंगे तो इसकी आइटा की पावर 4 आइटा की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 क्या कर रहा है आपका 0 रखेंगे, तो ये क्या होगा आपका 0/0 रूप बन रहा है, तो एनी दारी रूप बन रहा है आपका।
अनिर्धारित रूल बन रहा है तो कौन सा रूल लगाएंगे हम, डीएल हॉस्पिटल रूल से इसको गुणा, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसमें पहले। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लगाओ आप इसमें डीएल हॉस्पिटल। तो एक्स टेंस टू आई लिमिट जेड के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 जेड की पावर 9 अपॉन ये हो जाएगा आपका 6 जेड की पावर 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, जेड 10/6 और इसे जेड की पावर 5 है, ये 9 कटेगा, कितना बचेगा आपको 4 बचेगा, तो जेड की पावर 4। तो अब लिख देंगे हम एक्स टेंस जेड टेंस टू आइटा, जेड टेंस टू आइटा लिमिट 10/6 आइटा की पावर 4। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइटा रख देंगे 10/6 आइटा की पावर 4। तो आइटा की पावर 4 किसके बराबर होता है आपका, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 10/6, तो 2 का भाग देंगे तो 5/3 आपका आंसर हो जाएगा। 5/3 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ये हमें बताना था। तो टेन आइटा थीटा आइटा टेन हाइपरबोला थीटा आपका बिल्कुल राइट है। कोस आइटा थीटा कोस हाइपरबोला आइटा थीटा बिल्कुल राइट है। कोट आइटा थीटा तो क्या होता है आपका, यह आपका कोस दे रखा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए आइटा कोट हाइपरबोला थीटा आना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य। देन ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 88 का। और बाकी ये आपका ये भी सही है, साइन आइटा थीटा बराबर आइटा साइन हाइपरबोला थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, 2 हाइपरबोला x प्लस वाई कोस हाइपरबोला x माइनस वाई बराबर है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 2 साइन हाइपरबोला x प्लस वाई कोस हाइपरबोला x माइनस वाई बराबर है। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं साइन हाइपरबोला a कोस हाइपरबोला b बराबर क्या होता है आपका 1/2 कोष्टक साइन हाइपरबोला a प्लस बी प्लस साइन हाइपरबोला a माइनस बी, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो ये लिख देंगे हम, तो यहाँ पर देखो ये इसको हम यदि 2 से गुणा करवा दें, ठीक है, 2 गुणा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोला, मान रखो देखो एक्स प्लस वाई, एक का मान क्या दे रखा है हमें एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, और बी का मान क्या है आपका प्लस का एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस साइन हाइपरबोला, एक का मान क्या है आपका, एक का मान दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस बी का मान क्या दे रखा है एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये साइन हाइपरबोला, इस y से y चला जाएगा 2x, और इसमें देखो प्लस साइन हाइपरबोला, माइनस अंदर खोलेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइन हाइपरबोला 2x प्लस साइन हाइपरबोला 2y। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 90 क्वेश्चन नंबर, यदि एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक अक्षर है, तो विश्लेषिक अक्षर है तो देखो इसमें जब एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक अक्षर है तो क्या होना चाहिए आपका, देखो या तो एफ जेड विश्लेषिक अक्षर होगा तो क्वेश्चन कब होगा आपका, देखो एफ जेड विश्लेषिक कब होगा आपका, एफ जेड विश्लेषिक होगा यदि क्वेश्चन रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो क्वेश्चन रीमान को संतुष्ट करता है, या यदि एफ जेड अक्षर हो, एफ जेड अक्षर हो तो क्या होना चाहिए, आंशिक अवकलज शून्य होना चाहिए, इसका आंशिक अवकलज शून्य होना चाहिए, शून्य होगा, यानी कि आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये है कि आपका दोनों एफ जेड और इमेजरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों क्या होनी चाहिए, आपके अक्षर होने चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 90 का नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 91, वह विश्लेषित फलन जिसका वास्तविक भाग e⁻x cos y है। तो ये तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा आपको। तो देखो मैं ऑप्शन नंबर 4 से करता हूँ आपको, ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो आपका। e⁻z प्लस 6 आइटा है, तो जेड पे आप क्या रखो x प्लस आइटा वाई रखो, तो यहाँ पर क्या जाएगा
एक्स प्लस आइटा वाई प्लस सी आइटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 की पावर एक्स, इसका क्या हो जाएगा आपका 1 की पावर आइटा प्लस सी आइटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 की पावर एक्स। 1 की पावर आइटा क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई, और अपना प्लस 1 की पावर साइन आइटा। हमने क्या पूछा है, वास्तविक भाग, तो इसका वास्तविक भाग क्या है, वास्तविक भाग, तो इसका वास्तविक भाग क्या बन रहा है अपना 1 की पावर एक्स कोस वाई, और ये अपने दिया हुआ क्वेश्चन तो किसको संतुष्ट कर रहा है, आपके ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका 91 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92, यदि एफ जेड बराबर 2 आइटा वाई किसी बिंदु पर विश्लेषित फलन है, कहीं नहीं, क्यों नहीं है आपका, देखो ये आपका कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है आपका। एफ जेड बराबर क्या दे रखा है अपना 2 आइटा वाई दे रखा है, तो कौशी रीमान समीकरण निकालो आप। देखो 2u/du/dx बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और यहाँ पर देखो dv/dy कितना हो जाएगा आपका 2, और du/dy कितना हो जाएगा आपका 0, और dv/dx भी कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपका, देखो du/dx है नॉट इक्वल टू आ रहा है आपका dv/dy, यानी कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, कौशी रीमान को संतुष्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहीं भी विश्लेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सोचो डायरेक्ट कैसे कर दिया, देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो u बराबर 0 है और u बराबर 2y है, ठीक है। ये भी देख लेना आप, किसी को समझ में नहीं आए इसलिए मैंने लिख दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93, यदि एफ जेड विश्लेषी फलन है तो मापांक एफ जेड अचर है, तो एफ जेड है, तो एफ जेड क्या है आपका, तो ये तो आपको सभी को पता है, डायरेक्ट याद हो जाएगा, अचर ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94, एक इफेक्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एफ जेड रूट एक्स वाई मापांक ऑफ एक्स वाई मूल बिंदु पर है, तो ये कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, किसको करता है आपका कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण क्या करता है, संतुष्ट करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95, जेड हमेशा चल रहा है तो जेड बार उसका सहयोगी में, तो कोस जेड बार कितना होगा, तो मैं क्या पूछा है कोस जेड बार कितना होगा, तो हम जानते हैं कोस एक्स प्लस आइटा वाई का बार हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कोस एक्स प्लस आइटा वाई क्या होता है आपका कोस एक्स कोस आइटा वाई माइनस साइन एक्स साइन आइटा वाई का बार हो जाएगा। तो इसमें हम जानते हैं देखो कोस आइटा वाई बराबर क्या होता है आपका कोस हाइपरबोला वाई लिख सकते हैं, और साइन आइटा वाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम आइटा साइन हाइपरबोला वाई लिख सकते हैं इसकी जगह। तो यहाँ से आप रखो आप मान, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस हाइपरबोला वाई और माइनस का आइटा साइन एक्स साइन हाइपरबोला वाई का बार। तो इसका बार हटाएंगे तो हम जानते हैं देखो जेड बार बराबर क्या होता है एक्स माइनस आइटा वाई, तो जेड बराबर क्या होता है आपका एक्स प्लस आइटा वाई। तो यहाँ से इसका बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कोस जेड क्या हो जाएगा आपका कोस एक्स कोस वाई प्लस आइटा साइन एक्स साइन हाइपरबोला वाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कोस जेड क्या हो जाएगा आपका ये कोस एक्स माइनस आइटा वाई का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से देखो कोस एक्स माइनस आइटा वाई क्या हो जाएगा आपका कोस जेड का बार, कोस जेड का बार आ गया, अपना आंसर हो गया कोस जेड का बार। तो देखो कोस जेड का बार कहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, फलन एफ जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 9 निम्न किस मानों के लिए सतत है, तो ये आप कर लोगे, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मापांक जेड बार 2 के अंदर तथा ऊपर, ये आपका सतत फलन होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97, ये देखो इसमें आपका एक्स वाई आ रहा है, अभी हमने एक्स वाई फलन देखा जो क्या करता है आपका मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, कौशी रीमान को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा आपका ये विश्लेषण फलन देंगे, लेकिन परंतु सरलतर सीआर समीकरण को संतुष्ट करता है नहीं, ये फलन विश्लेषण लेंगे केवल मूल बिंदु पर सीआर यानी कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 97 का। इसे याद रखो डायरेक्ट ही, यदि एक्स वाई गुणा में आ जाए तो आपका मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, एक्स टेंड्स टू 0 जेड बार अपॉन एक्स
जेड बार अपॉन जेड बराबर है, तो इसमें भी आपकी सीमा विद्यमान नहीं है, क्या जीरो होगा? तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विद्यमान नहीं। क्यों नहीं है आपका? देखो x टेंस टू जीरो लिमिट जेड बार क्या होगा x माइनस आइटा वाई और अपॉन जेड क्या होगा आपका x प्लस आइटा वाई। यदि x अक्ष के अनुदिश लूँ, अनुदिश हो तो y बराबर जीरो होगा, तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा आपका x अक्ष के अनुदिश आएगी आपकी लिमिट x टेंस टू जीरो लिमिट x अपॉन x बराबर 1। यदि y अक्ष के अनुदिश लूँ सीमा, तो यहाँ पर x बराबर जीरो हो जाएगा, तो x टेंस टू जीरो सॉरी y टेंस टू जीरो लिमिट क्या हो जाएगा आपका माइनस आइटा वाई अपॉन आइटा वाई, तो आइटा वाई से आइटा वाई कैंसिल माइनस होएगा। क्या दोनों सीमा बराबर है? नहीं है, तो दाई सीमा बाई सीमा बराबर नहीं है, तो इससे सीमा विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 98 हो गया 99। रेखा दे रखी है हमें x बराबर 1/2 का जेड समतल रूपांतरण w बराबर 1/z के अंतर्गत है। बार पहले हमने किया था क्वेश्चन, उसमें y बराबर दे रखा था 1/2, इसमें x बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो w बराबर रखो आप u प्लस आइटा वी और z बराबर क्या रखो x प्लस आइटा वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो z बराबर 1/w हो जाएगा इसका, ये रहा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, z बराबर 1/w हो जाएगा। तो यहाँ पर वहाँ रखो z का क्या रखेंगे x प्लस आइटा वाई और w क्या रखेंगे u प्लस आइटा वाई। इसको u माइनस आइटा वी से गुणा करना हमें ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका u माइनस आइटा वी अपॉन ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। तुलना करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और y अपॉन बराबर क्या आ जाएगा माइनस का v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब देखो मैं क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है 1/2, तो x बराबर 1/2 रखो, तो 1/2 बराबर क्या आ जाएगा u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 2u। तो ये क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस का 2u इक्वल टू 0। इसमें प्लस माइनस एक जोड़ेंगे, यू स्क्वायर माइनस का 2u प्लस का 1 प्लस का वी स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बना आपका u माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बराबर 1 आपका आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन चेक करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका 99 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन क्या है आपका, देखो रूपांतरण w बराबर z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 वर्ग दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 को निम्न कौन सी सरल रेखा प्रतिचित्रित करता है। w बराबर u प्लस आइटा वी और z बराबर x प्लस आइटा वाई लेने पर। तो यहाँ पर देखो w बराबर क्या दे रखा है हमें, w बराबर दे रखा है z माइनस का 1 अपॉन z प्लस 1 और यहाँ पर z बराबर क्या रखना है हमें, z बराबर रखना है हमें x प्लस आइटा वाई और w बराबर क्या रखना है हमें u प्लस आइटा वी रखना है। तो हम जानते हैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है। तो देखो मापांक ऑफ जेड बराबर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। मापांक जेड का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बराबर 1 दे रखा है, यानी मापांक ऑफ जेड स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो मापांक ऑफ जेड बराबर भी क्या होगा आपका 1 होगा। तो ये हमारा 1 होगा। तो इसका देखो आपको मापांक ले लो, तो मापांक ऑफ डब्ल्यू बराबर जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 का मापांक हो जाएगा। और यहाँ पर देखो मापांक ऑफ जेड बराबर 1, तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर हम जेड रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका मापांक ऑफ जेड बराबर जेड माइनस का 1 अपॉन जेड प्लस 1 और मापांक ऑफ जेड का मान कितना आ गया आपका वास 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 बराबर मापांक ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बराबर आपका जेड प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका जेड माइनस 1। तो ये कंडीशन कब संतुष्ट होगी आपकी, ये तब संभव होगा जब आपका जेड का मान क्या हो काल्पनिक। ये संभव कब होगा, जब आपका जेड हो वो क्या हो आपका काल्पनिक हो। यानी काल्पनिक हो मतलब क्या हो गया आपका रियल नंबर ऑफ क्या होना, रियल नंबर ऑफ जेड, यानी कि एक्स बराबर क्या होना चाहिए आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा रियल बराबर डब्लू, यानी क्या हो जाएगा आपका यू बराबर 0। तो अपना क्या हो जाएगा इसमें यू बराबर 0 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में क्या आपका यू बराबर 0 है क्या, तो प्रतिचित्रित करता है कौन सा करता है आपका यू बराबर 0। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 101, फलन u बराबर e की पावर माइनस का 2x साइन 2y का प्रश्नवादी सहयोगी है। तो देखो आपका प्रश्नवादी सहयोगी डायरेक्ट याद करिए तो डायरेक्ट तो आपका हो गया ये आपका e की पावर माइनस का 2x कोस 2y प्लस c, जिसको याद हो तो डायरेक्ट कर सकता है। बाकी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है u बराबर e की पावर माइनस का 2x साइन 2y है। तो यहाँ पर पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का 2x इंटू 2 बिलो बार और साइन वाई आ जाएगा।
ठीक है। और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा आपका e की पावर माइनस का 2x और क्या हो जाएगा आपका कोस वाई, कोस 2y है ना, अरे इसको तो भूलिए 2y है, ठीक है ये याद रखना। तो 2y है तो इंटू 2 आ जाएगा, क्या हो गया अपना। तो यहाँ पर देखो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल वी अपॉन डेल वाई लिख सकता हूँ कौशी रीमान समीकरण से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2x कोस सॉरी साइन 2y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका डेल वी बराबर -2 e की पावर माइनस का 2x साइन 2y और dy। यहाँ पर देखो अक्ष को अचर मानते हुए y के सापेक्ष समाकलन करना है हमें, सापेक्ष समाकलन करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर समाकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर v आ जाएगा, ये -2 e की पावर माइनस का 2x इससे कैसा हो जाएगा, और साइन 2y का पूर्ण क्या होता है आपका माइनस का कोस 2y अपॉन 2 आपका और प्लस का gx आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका v बराबर क्या है, आपका v बराबर आया आपका माइनस का और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का कोस 2 आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका प्लस हो गया ये। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका e की पावर माइनस का 2x कोस 2y और प्लस का gx आ गया। हमें gx का मान निकालना है तो इसको देखो x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते तो डी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका e की पावर माइनस का 2x का e की पावर माइनस 2x और 2x का हो जाएगा आपका माइनस का 2, तो माइनस का 2 और कोस 2y ऐसा कैसा और प्लस का जी डेस एक्स। तो यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं कौशी रीमान समीकरण से डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है आपका डी यू अपॉन डी वाई बराबर क्या होता है आपका माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमने डी यू अपॉन डी एक्स का मान निकाला था, अभी क्या निकाला था देखो इसका अवकलन किया था तब क्या आया था आपका, ये रहा आपका 2 e की पावर माइनस का 2x और कोस 2y आया था, ठीक है। तो ये आपका जीरो हो जाएगा देखो यहाँ पर, तो ये रख सकता हूँ यहाँ पर। तो माइनस का क्या जाएगा वो -2 e की पावर माइनस का 2x कोस 2y बराबर आएगा आपका माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2x कोस 2y प्लस का जी डेस एक्स। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो जी डेस एक्स बराबर कितना है 0। पुनः समाकलन करते हैं इसका, पुनः समाकलन करते हैं तो पुनः समाकलन करते हैं तो जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका अचर पद सी आ जाएगा। तो जी एक्स का मान सी आ गया तो वी बराबर क्या आ गया आपका परस्वादी मान आ जाएगा, वी बराबर आ जाएगा आपका e की पावर माइनस का 2x कोस 2y प्लस का सी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं अभी। रूपांतरण W बराबर z-1 अपॉन z+1 के अपरिवर्तनीय बिंदु है, अपरिवर्तनीय बिंदु निकालना है तो W बराबर क्या रख दो z रख दो, तो क्या आ जाएगा आपका z बराबर z-1 अपॉन z+1। तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस का जेड बराबर z-1, तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका जेड स्क्वायर बराबर माइनस का 1। तो जेड बराबर क्या है आपका रूट माइनस का 1, तो -1 को क्या रख सकता है देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस की जगह आइटा, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा आपका एक रूट 1 और आइटा आ जाएगा आपका, तो रूट 1 का मान क्या हो जाएगा आपका +-1, तो यहाँ से प्लस माइनस आइटा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके परिवर्तनीय बिंदु हो जाएंगे फिर प्लस माइनस आइटा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 102 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103। रूपांतरण W बराबर साइन जेड के अंतर्गत एक सरल रेखा अक्ष बराबर 1 का W समतल में प्रतिचित्रण है। तो हमें दे रखा है W बराबर देखो साइन जेड दे रखा है, क्या दे रखा है हमें W बराबर साइन जेड, और अक्ष बराबर क्या लिख देना है हमें ए रख दिया हुआ है। तो हम जानते हैं जेड बराबर क्या होता है आपका एक्स प्लस आइटा वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो W बराबर साइन जेड की जगह मैं एक्स प्लस आइटा वाई रखूँ, और साइन एक्स प्लस आइटा वाई का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने पीछे देखा था, साइन एक्स कोस हाइपरबोला वाई प्लस आइटा कोस एक्स साइन हाइपरबोला वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो u बराबर क्या मिल गया हमें, u बराबर मिल गया हमें साइन एक्स कोस हाइपरबोला वाई, और v बराबर हमें मिल गया कोस एक्स साइन हाइपरबोला वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो हमें निकालना है कोस एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें ए दे रखा है, तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन ए कोस हाइपरबोला वाई, और यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा आपका कोस ए साइन हाइपरबोला वाई।
तो यहाँ से देखो कोस हाइपरबोला वाई बराबर क्या है आपका, वाई आपका यू अपॉन साइन ए, और यहाँ पर देखो साइन हाइपरबोला वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, वी अपॉन कोस ए। आप जानते हैं हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कोस स्क्वायर हाइपरबोला वाई माइनस साइन स्क्वायर साइन हाइपरबोला स्क्वायर वाई बराबर कितना होता है आपका, 1 होता है। तो इन दोनों का वर्ग करके घटा दो, इन दोनों का वर्ग करके घटाना है हमें, तो वर्ग करो इनका, तो वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कोस हाइपरबोला स्क्वायर वाई माइनस का साइन हाइपरबोला स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का वी स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या है आपका, देखो यहाँ से इसका मान 1 हो गया, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस का वी स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, ये आपका अति परवलय का बन रहा है, अति परवलय बन रहा है। तो देखो ऑप्शन में अति परवलय कौन सी में आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 103 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। एक रूपांतरण डब्लू बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा के प्रकार का है जहाँ अल्फा बीटा सम्मिश्र चर है, इससे कहा जाता है। तो आपका देखो डब्लू बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा हो तो क्या होता है आपका, ये रैखिक रूपांतरण होता है। कौन सा रूपांतरण होता है आपका, रैखिक रूपांतरण होता है, डायरेक्ट याद करने वाली बात ही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 माना है समाकलन जे बराबर समाकलन जेड स्क्वायर डी जेड, तो जे के किस मान के लिए सत्य है। तो ये ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा आपको कि किस मान के लिए सत्य हैं। तो सबसे पहले तो हमें समाकलन दे रखा है जे बराबर समाकलन सी जेड स्क्वायर डी जेड दे रखा है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, जेड बराबर जेड का क्यूब बटा 3, ये इसका समाकलन हो गया। अब देखो यदि सी जेड बराबर 0 से जेड बराबर 2 लिमिट दे रखी है, ऑप्शन नंबर 1 से चेक करना है हमें, ऑप्शन नंबर 1 चेक कर रहा हूँ मैं। तो देखो लिमिट कितनी दे रखी है, जेड बराबर 0 से जेड बराबर 2 प्लस आइटा दे रखी है। तो ये लिमिट रखने पर हमें पास जे का मान ये आना चाहिए, तो यहाँ पर लिमिट रख दो। तो यहाँ पर इसमें ही रख देता हूँ यहाँ पर लिमिट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जे बराबर जेड क्यूब बटा 3 लिमिट 0 से 2 प्लस आइटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जेड बराबर 2 प्लस आइटा का होल क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा ना, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0। तो ये आ गया अपना। अब देखो इसका होल क्यूब खोलते हैं हम, 1 का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी प्लस 3a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और बी पी मतलब आइटा प्लस 3b स्क्वायर यानी आइटा स्क्वायर a यानी 2 और प्लस a क्यूब यानी आइटा का क्यूब अपन कितना हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से देखो जे बराबर 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 आइटा प्लस 3 दूनी 6 और 6 आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है आपका -1। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 6 और आइटा क्यूब का क्या हो जाएगा आपका माइनस का आइटा अपॉन 3। तो यहाँ से क्या है देखो आपका जे बराबर 8 में से 6 गया तो कितना बचे आपके 2, तो यह हो जाएगा आपका 2 बटा 3 और 12 में से 1 आइटा गया तो कितना बचा आपका 11, 11 आइटा बटा 3। तो क्या यही आ रहा है आपका जे बराबर। तो देखो जे बराबर क्या आ रहा है आपका, जे बराबर 2 बटा 3 प्लस 11 बटा 3 आइटा। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106। फलाने 2z माइनस 3 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 के असंततता बिंदु कैसे निकलेंगे हमें, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे इसको, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस का b यानी माइनस का 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4ac यानी 4 दूनी 8 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2a 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो माइनस 4 बचेगा तो माइनस का आइटा आ जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस माइनस 2 आइटा आ जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ से क्या है आपका -1 प्लस माइनस आइटा। तो ये क्या आ रहे हैं आपके परिमित मान आ रहे हैं, परिमित आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने बिंदु होंगे आपके, परिमित बिंदु होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 106 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 107। ये देखो आपका यदि एफ जेड बराबर जेड क्यूब प्लस 2z जेड बराबर आइटा तो 3 प्लस 2 आइटा जेड बराबर आइटा है, तो एफ है फलन सतत है असतत है, तो सीमा चेक करनी पड़ेगी। सीमा क्या होगी आपकी, देखो लिमिट होगी आपकी जो x टेंस टू आइटा पर z टेंस टू आइटा पर एफ एक्स है या एफ जेड है, इसलिए बराबर होना चाहिए आपके फलन एफ आइटा के मान, फलन के आइटा के मान के बराबर। तो देखो आपका फलन का आइटा
एफ आइटा का मान कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ हमें 3 + 2 आइटा। तो यहाँ पर देखो सीमाओं निकाल लेते हैं, जेड बराबर आइटा पर लिमिट। तो सीमा निकालेंगे, क्या दिया हुआ हमें ZQ + 2 जेड दिया हुआ है। तो आइटा रखेंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा आइटा क्यूब + 2 आइटा। तो आइटा क्यूब क्या हो जाएगा आपका -आइटा + 2 आइटा बराबर क्या बचेगा आइटा। क्या आपका ये फलन और सीमा बराबर आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो एफ जेड टेंस टू आइटा लिमिट नॉट इक्वल टू आपका एफ आइटा के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो फलन सतत तो नहीं है, क्योंकि सीमा फलन सतत नहीं है, बराबर नहीं आ रहा ना, फलन सतत नहीं है, लेकिन सीमा तो विद्यमान है ना आइटा। देखो सीमा तो विद्यमान है, परंतु फलन सतत नहीं है, तो ये ऑप्शन देखो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 7 का। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 108। 108वां क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या होता है आपका, देखो आपका प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये तो आपका सत्य है। प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होना आवश्यक नहीं, गलत है। प्रत्येक अवकलनीय फलन कुछ विशेष बिंदुओं पर सतत होता है, ये भी आवश्यक नहीं है। तो मैं सत्य कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 108 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109। 109 दे रखा था हमें एफ जेड बराबर e⁻−z⁴ के लिए f डैश 0 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, एफ जेड बराबर दे रखा है e⁻−z⁴। तो ये क्या लिख सकता हूँ, e⁻−z यानी कि -का1/z⁴। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ जेड बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/z⁴। तो यहाँ पर देखो जेड बराबर 0 नहीं रख सकते, क्या नहीं रख सकते, जेड बराबर 0 पर अस्तित्व नहीं है इसका, जेड बराबर अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये रहता मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अतः जेड बराबर 0 पर क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो इसका हमें पूछा जेड एफ डैश 0 पर पूछा, तो ये अस्तित्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 110। इनमें से कौन सा फलन सर्वोत्तर अवकलनीय है। देखो आपका सर्वोत्तर अवकलनीय है, तो आपका sin z सर्वोत्तर अवकलनीय है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो आपका 0 पर नहीं है, 1 पर नहीं है, ये z बराबर ± आइटा पर नहीं है, सॉरी ±1 पर नहीं है, 1 पर ही नहीं है, क्या हो जाएगा, ये तो 1 पर हो गया। ये z बराबर 1 पर नहीं है, ठीक है, और sin इनवर्स z भी नहीं है। तो आपका सर्वोत्तर अवकलनीय फलन कौन सा होगा आपका sin z, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 111। एफ जेड बराबर 1/z निम्न किन बिंदुओं पर विश्लेषण फलन है। z बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो z बराबर 0 के अतिरिक्त सर्वोत्तर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 111 हो गया। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं हम। यदि जेड समतल में डब्ल्यू समतल निम्न से कौन सा फलन स्थानांतरण खेला है। तो यहाँ पर देखो एफ जेड बराबर z + b आपका स्थानांतरण खेला है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक फलन को b वेक्टर द्वारा स्थानांतरित है, जो आपका b वेक्टर है, यानी b के द्वारा क्या है, स्थानांतरण है, डायरेक्ट फैक्ट आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 112 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113। देखो फलन w बराबर 2z, तो x + y बराबर 1, तो w समतल में प्रतिचित्रण होगा, ये हमें करना है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या दे रखा है, w बराबर 2z दे रखा है और x + y बराबर 1 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या देख सकता हूँ, z बराबर x + आइटा y। तो यहाँ पर z बराबर x + आइटा y से रखो, तो क्या आ जाएगा w बराबर 2x + 2 आइटा y हो जाएगा, 2 से गुणा भी कर दिया अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो u बराबर तो क्या है अपने पास 2x और v बराबर क्या है आपका 2y आ गया। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, देखो यहाँ से देखो x बराबर आ गया आपका, x बराबर आ गया u/2 और y बराबर क्या आया आपका v/2। हमें दिया हुआ क्या है x + y बराबर 1। तो यहाँ पर मान रखो, x और y का मान आ गया अपना, x का मान आया u/2, y का मान आया v/2 बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा u + v बराबर 2, आपका प्रतिचित्रण हो जाएगा। तो u + v बराबर 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 113 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114। व्युत्क्रमण प्रतिचित्रण के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, हमें ये बताना था। तो यहाँ पर देखो जो वर्त मूल बिंदु से नहीं गुजरते उसका प्रतिचित्रण उन वर्तों पर होता है जो मूल बिंदु से नहीं गुजरते, राइट है ये तो आपका। जो वर्त मूल बिंदु से नहीं गुजरते उनका प्रतिचित्रण उन वर्तों पर होता है जो मूल बिंदु से गुजरता है, गलत है, मूल बिंदु पर नहीं होता, नहीं गुजरता, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट असत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 114 का आंसर। जो वर्त मूल बिंदु से गुजरते हैं उनका प्रतिचित्रण मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाले सरल रेखा पर होता है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 115। w बराबर az + b/cz + d रूपांतरण का नाम है द्विरेखिक रूपांतरण। ऑप्शन नंबर 1 बोलते हैं आपका, इसको व्यस्त रूपांतरण भी बोलते हैं, रेखिक विनात्मक रूपांतरण भी बोलते हैं, इसी के नाम है तीनों। तो ये आपका उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा।
115 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116। ये देखो आप कितना इजी सा क्वेश्चन है आपका। द्विरेखीय रूपांतरण W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा है, W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा है, तो जेड समतल स्थानांतरित कितनी दूरी पर होगा। अभी हमने देखा था ना बात जेड प्लस बी, तो बी पर डिपेंड कर रहा था, ये किस पर करेगा, मापांक और बीटा पर करेगा डिपेंड, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117। द्विरेखीय रूपांतरण W बराबर ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, तो 4R AD माइनस BC नॉट इक्वल टू कितने स्थानांतर बिंदु होंगे, तो कितने स्थानांतर बिंदु होंगे, द्विरेखीय के तो 2 होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, और इनमें से एक भी 0 हो गया तो आपका 0 हो जाएगा। चलो ये आएगा W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, यदि C बराबर 0 रूपांतर है तो कितने व्युत्क्रम बिंदु होंगे, तो वो होंगे आपके 0, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119। यदि W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी C बराबर 0 तो A माइनस डी का बराबर 0 हो तो निम्न से कौन सा कथन सत्य है, यह बताना था। तो यहाँ पर देखो केवल एक अनंत पर स्थिर बिंदु होगा, ये डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 119 का। बाकी तो 2 परिमित बिंदु स्थिर नहीं होंगे, एक परिमित बिंदु स्थिर नहीं होगा, एक परिमित एक अनंत बिंदु स्थिर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका केवल एक अनंत पर स्थिर बिंदु होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा यदि A माइनस डी बराबर 0 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120। यदि जेड समतल की चकती मापांक जेड माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 को W समतल की चकती मापांक W लेस देन इक्वल टू 2 को प्रतिचित्रित करने वाली समीकरण का प्रतिचित्रण है, तो ये इसको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से चेक करते हैं इसको। तो देखो इसको ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, वैसे तो मैं डायरेक्ट चेक कर देता हूँ। जेड माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर देखो ये संतुष्ट करेगा, इसका केंद्र क्या हो जाएगा आपका, केंद्र हो जाएगा आपका जेड बराबर 1 और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी 1। अब देखो हमें दे रखा है W बराबर 2 जेड माइनस का 1, तो यहाँ से देखो ये अपना क्या हो जाएगा आपका जेड बराबर 1 हो जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसको 2 से गुणा करेंगे, त्रिज्या को 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा आपका मापांक ऑफ W जेड लेस देन इक्वल टू 2। तो ये किसको संतुष्ट कर रहा है आपके, इस वाले दोनों ऑप्शन दिए हुए चकती जेड समतल की चकती और W समतल की चकती को संतुष्ट कौन सा कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 संतुष्ट कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 120 में 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121। निम्न से कौन सा परस्वादी फलन है, परस्वादी फलन क्या होता है, जो आपके लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, तो कौन सा नहीं कर रहा है आपका, तो कौन सा नहीं कर रहा आपका, पहला नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाप्लास समीकरण आप जानते हो, del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2v अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपका 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 122 दे रखा है, मैं रूपांतरण W बराबर 2z माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 2 के निश्चर बिंदु कैसे निकालेंगे, W बराबर जेड रखो, तो क्या आ जाएगा आपका जेड बराबर 2z माइनस का 4 अपॉन जेड प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस का 2z बराबर हो जाएगा आपका 2z माइनस का 4, जेड से जेड कैंसिल, तो जेड स्क्वायर बराबर माइनस का 4 आ रहा है, तो जेड बराबर क्या आएगा आपका प्लस माइनस का 2 आइटा आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आइटा प्लस माइनस का 2 आइटा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 से क्या होगा आपका, देखो ग्रीन परिमेय प्रयुक्त होती है, देखो XY समतल में रेखीय समाकलन को उसी XY समतल के पृष्ठ समाकलन प्रयुक्त करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ग्रीन परिमेय का कथन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124। यदि सदिश देखो F1 और F2 है, वो आगुणी सदिश है, तो आगुणी सदिश है, आगुणी है, तो देखो F1 क्रॉस F2 है ना, वो क्या होंगे आपकी परिनाली की होंगी, परिनाल की होंगी, तो देखो कौन से में आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 124 में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125। फलन f(x,y) बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बिंदु 1,2 पर 4 k प्लस 3 j कैप के दिक अवकलज बताना, तो दिक अवकलज क्या होता है, हम जानते हैं ग्रेड फाई डॉट ए कैप होता है आपका, तो यहाँ पर पहले तो ग्रेड फाई निकालो, तो ग्रेड फाई क्या हो जाएगा आपका, जो x के सापेक्ष करेंगे del f अपॉन del x, तो क्या आ जाएगा आपका 2x i कैप, और प्लस y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2y j कैप। तो यहाँ पर देखो बिंदु दे रखे हमें 1 2, तो 1 2 बिंदु पर क्या हो जाएगा आपका ग्रेड फाई, ये हो जाएगा आपका 2 आइटा और प्लस 2 दूनी 4 जे कैप। ठीक है, अब निकालो इसका, तो ये निकालेंगे हम ग्रेड फाई, तो ए कैप क्या होता है आपका, ए कैप बराबर होता है ए सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश, तो यहाँ से निकालेंगे, इनको गुणा करेंगे, तो ग्रेड फाई क्या है आपका 2 आइटा प्लस का 4 आइटा, तो सॉरी 4 जे सदिश में आ गया, हम एटन बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं सॉरी। ए सदिश क्या दिया हुआ हमें, ये ए सदिश दिया हुआ हमें 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप अपॉन मापांकों पे क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से देखो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस 4 3 12 अपॉन 16 9 25 25 का रूट 5,
तो यहाँ पर 12 और 8 कितना हो जाएगा 20/5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 चौक 20 यानी 4। तो देखा कलर्स का मान कितना आ जाएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 126। अदिश क्षेत्र फाई के लिए किसी बिंदु पी पर ए सदिश की दिशा में दिखा अवकलज, अभी हमने फॉर्मूला लिखा उसी का निकलेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होता है आपका ग्रेड फाई अपॉन डॉट ए कैप। ए कैप बराबर क्या आपका ए सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश, इकाई सदिश ए कैप। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 127। ये काफ़ी बार कर चुके हैं हमें। डाइवर्जेंस आर कैप दे रखा है, तो क्या होता है आपका, ये होता है आपका डाइवर्जेंस 1/r आर सदिश। तो हम जानते हैं डाइवर्जेंस एफ आर आर सदिश बराबर क्या होता है आपका 3FR प्लस आर सदिश एफ डेस आर होता है आपका। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस 1/r, तो 3/r और प्लस आर सदिश 1/r का अवकलन करेंगे क्या होगा आपका माइनस का 1/r स्क्वायर। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 3/r माइनस का 1/r। तो आर लघुत्तम लेंगे तो कितना बचेगा आपका 2/r। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128। सतह x² y प्लस 2xz बराबर 4 के बिंदु 2 -3 और 4 पर इकाई लंबाई। इकाई लंबाई मतलब ग्रेड फाई अपॉन मापांक ऑफ ग्रेड फाई है, ये मान पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ग्रेड फाई निकालना, तो ग्रेड फाई निकालो। तो ग्रेड फाई क्या हो जाएगा आपका, देखो आप पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे आई कैप। तो क्या हो जाएगा आपका 2xy प्लस 2z आई कैप। फिर वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस का x² जे कैप। और फिर जेड के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस का 2x के कैप। और बिंदु दे रखे हमें कितने 2 माइनस का 2 और 3। मान रखो क्या आ जाएगा आपका, देखो 2 x का मान 2 y का मान 3 y का मान माइनस का 2 प्लस 2 जेड का मान कितना दे रखा है 3 आई कैप प्लस का x² 2 का स्क्वायर 4 जे कैप प्लस x 2 दूनी 4 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या है ये है देखो 2 दूनी 4 माइनस का 4 और माइनस 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 और प्लस का 6, तो कितना बचेगा आपके माइनस का 2i प्लस का 4j और प्लस का 4k। ये तो क्या है आपका ग्रेड फाई है। और मापांक ऑफ ग्रेड फाई क्या हो जाएगा आपका, मापांक ऑफ ग्रेड फाई क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 16 32 32 से 4 36 यानी 6 आ गया आपका। तो यहाँ पर आप इकाई सदिश आ जाएगा, इकाई लंब सदिश। ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2i प्लस का 4j 4k अपॉन क्या इतना आ जाएगा आपका 6, तो 6 का भाग आ जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा लंब इकाई सदिश। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 128 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 129। 129 देखो कितना है, जैसा क्वेश्चन है आपका u बराबर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz। तो करल ग्रेड u बराबर का मान कितना होता है आपका 0 होता है। क्या होता है आपका करल ग्रेड u बराबर कितना होता है आपका 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 130 और अंतिम क्वेश्चन आपका मैथ का। सदिश दे रखा आपका देखो कर्ज निकालना हमें वैसे निकालना, पहले क्या निकालना हमें ग्रेड एफ निकालो। तो ग्रेड एफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स के सापेक्ष करेंगे पहले, तो 3x² माइनस का y² क्यूब y² इसका 1 हो जाएगा आई कैप। फिर y क्या करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो क्या आ जाएगा आपका 2xy आ जाएगा जे कैप। और फिर जेड की सापेक्ष करेंगे तो के कैप आ जाएगा, माइनस का है भाई माइनस का क्या आ जाएगा के कैप। ठीक है, बिंदु दे रखे हैं, बिंदु क्या दे रखे हैं 1 माइनस का 1 और 0। तो यहाँ पर देखो बिंदु रखेंगे इसमें, तो एक का स्क्वायर 3 और y का माइनस का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2i, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो आपका 2 × 1 और माइनस, तो -1 प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के। ये तो क्या आ गया आपका ग्रेड फाई आ गया। और सदिश का अधिक अवकलन निकालना है, तो कई सदिश हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो इनका डॉट प्रोडक्ट करो 2i प्लस 2j माइनस का के डॉट क्या दिया हुआ हमें 2i माइनस का 3j प्लस का 6k अपॉन मापांक ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका √4 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, यहाँ से देखो क्या है आपका 2 दूनी 4 माइनस का 6 और माइनस का 6 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 36 से 4 40 से 9 7 49 का √7। तो यहाँ पर देखो आपका 6 से 12 माइनस का 12 प्लस का 4 माइनस का 8/7 आपका आंसर। तो माइनस का 8/7 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब देखो हम करते हैं ICT पेडालॉजी क्वेश्चन। 131वां क्वेश्चन क्या था आपका,
अब देखिए आपका 131 क्या है, ICT से अभिप्राय। ICT से क्या अभिप्राय है आपका, तो वो होता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 132 क्या आपका, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य, जो आपके सूचना प्रौद्योगिकी है उसके कार्य क्या है आपका, सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण करना, सूचनाओं को प्रोसेस करना। तो ऊपर सभी आपका आंसर आ जाएगा 132 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133 क्या है आपका, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी क्यों आवश्यकता है। जो आपकी शिक्षा है उसमें सूचना संप्रेषण तकनीकी आवश्यक क्यों है, यह मैं बताना था। तो देखो आपको शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, प्रभावी अध्यापन हेतु, विद्यार्थी की प्रेरणा हेतु, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 134, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वो सम्मिलित आपकी ऑनलाइन सिखाना, वेब बेस्ड सीखना और या एडुसेट के माध्यम से सीखना, चारों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135, सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा मुख्य लक्ष्य है, कौन सा मुख्य लक्ष्य यह हमें बताना है। तो देखो शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विशेष सामग्री का आधिकारिक संचार बढ़ाना, वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एज में भली भांति प्रतिस्थापित करना, डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा 135 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी हम वीडियो कॉल करते हैं तो निम्न प्रकार के संचार दो आपका सर्वे दर से दो तरफा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 137, सूचना संप्रेषण तकनीक सम्मिलित है। जो आपका सूचना संप्रेषण तकनीक है वो सम्मिलित आपके इंटरनेट, शैक्षिक, दूरदर्शन, ईमेल, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सा ICT का पाठ्य सहगामी उपयोग है। ICT का पाठ्य सहगामी उपयोग है, यह मैं बताना था। शिक्षकों को वेतन मान तैयार करना नहीं, स्कूल पत्रिका का प्रकाशन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 138 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 139 था आपका, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर लाई गई है आपकी, क्या लाई गई है आपकी, एक किताब, एक परियोजना नहीं, एक अभियान नहीं, एक वन स्टॉप पोर्टल, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर 140, सॉफ्टवेयर तकनीक के प्रतिपादक कौन थे। आपकी सॉफ्टवेयर जो तकनीक है उसके प्रतिपादक कौन थे आपके, AM लूमेन तो आपके हार्डवेयर के थे, लूसडेन थे, आपके BF स्किनर थे आपके सॉफ्टवेयर तकनीक के प्रतिपादक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर 141, कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है, कौन सी है जो आपकी सॉफ्टवेयर तकनीकी विशेषता नहीं है। ये कोमल तकनीकी उपागम है, राइट है। ये अनुदेशन तकनीकी भी है, ये भी आपका राइट है। इसे शैक्षणिक तकनीक प्रथम भी कहते हैं, प्रथम आपके हार्डवेयर को कहा जाता है, सॉफ्टवेयर को नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी विशेषता नहीं है सॉफ्टवेयर तकनीकी, इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहा जाता है, हार्डवेयर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142, शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक डिजाइन की जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, यह परिभाषा किसने दी थी आपकी, ये दी थी आई के डेविस ने, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 143, शैक्षिक तकनीक थर्ड को जिस और नाम से भी जाना जाता है वो कौन सी आपकी, प्रणाली विश्लेषण के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सी वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीक में सम्मिलित नहीं है, कौन सी वस्तु है जो सॉफ्टवेयर तकनीक में सम्मिलित नहीं है। आपका ओपेक प्रोजेक्टर है वो आपके सॉफ्टवेयर तकनीक में सम्मिलित नहीं है। बाकी फ्लैश कार्ड, पोस्टर और कार्टून है ये आपकी सॉफ्टवेयर तकनीक में सम्मिलित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है, कौन सा पद है जो आपके प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है। तो आपका प्रणाली मॉड्यूल ही आपका सम्मिलित नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले तो आपका आएगा देखो अदा, फिर आएगा आपका प्रक्रिया, फिर आएगा आपका पर्दा और फिर आएगा आपका प्रणाली, ये संदर्भ। तो 3, 2, 4 एक कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 147, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के पदों का सही अनुक्रम बताना था हमें, सही अनुक्रम बताना था। तो पहला कौन सा था आपका, उद्देश्यों की पहचान करना, 1 नंबर पर। तो क्या आएगा आपका, उद्देश्यों की पहचान करना। फिर आएगा आपका अधिगम अनुभव का रूपरेखा बनाना, 2 नंबर पर। 3 नंबर पर आएगा आपका उद्देश्यों का मूल्यांकन और 4 नंबर पर आएगा आपका अधिगम अनुभव को सुधार करना। तो क्या हो जाएगा आपका 1, 4, 3, 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक तंत्र के प्रणाली उपागम की एक विशेषता नहीं है। आपके उद्देश्यों का निर्माण, विद्यार्थी के परिवेश व्यवहार का पूरा मूल्यांकन और निर्देशनात्मक तंत्र का विकास और परिकल्पना परीक्षण। तो कौन सा नहीं है आपका विशेषता, ये आपकी परिकल्पना परीक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 149,
प्रणाली उपागम में अनुदेशन के लिए पाठ्यचर्या का उदाहरण है कौन सा आपका अदा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 150 और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन आपका, वह परिस्थितियाँ जिसमें प्रणाली कार्य करती है क्या कहलाती है आपकी? अद्दा कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है, प्रथा या वातावरण? तो वो क्या कहलाती है आपकी? वातावरण कहलाती है। ये हमने माइनर टेस्ट 9 का पूरा सोल्यूशन कर दिए। माइनर टेस्ट 9 के 2 वीडियो हमने पहले किए थे, ये आपका अंतिम वीडियो था। पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे करेंगे माइनर 10 का एनालिसिस कल से सोल्व कर देंगे 10 का सोल्यूशन, और संडे तक वो हो जाएगा। मेजर 2 भी हो चुका है आपका, 2 पेपर बैक हो गए मतलब हमारा, तो दोनों पेपरों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले एक सप्ताह से, लेकिन नहीं हो पा रहा है, पर हो जाएंगे, जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कवर भी होते जाएंगे, कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको समझेंगे और आराम से करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपरों से पता चलता है कि अपना जो हम पढ़ाई करते हैं वो कितना आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है। वैसे थोड़ी पढ़ते जाओ, क्वेश्चन निकालोगे, सामने सोल्यूशन होंगे, तो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ी सभी पढ़ते हैं, नोट्स सभी पढ़ते हैं। ऐसा सैनिक बुक तो आजकल कॉमन हो गई, सभी निकालते हैं। अब ऐसा सैनिक को भी लोग 5-5 6 बार निकाल चुके हैं, लेकिन जब टेस्ट देते हैं फिर उनकी 40% नहीं बनते। फिर उन टेस्टों को भी तो एनालिसिस करो ना, जैसे आप थ्योरी को करते हो, क्वेश्चनों करते हो, वैसे आप टेस्टों को एनालिसिस करोगे, तभी आप मैथ के अंदर आगे इसको अच्छा बना पाओगे, आगे जाके अच्छी सफलता के साथ अपना लक्ष्य है वो उसको में सफल हो पाओगे। तो आपको टेस्ट सीरीज को भी उतना सीरियस लेके, और टेस्ट सीरीज ही एक माध्यम है जिसमें आप अपना अच्छे से आकलन कर सकते हो, अपना लेवल बढ़ा सकते हो। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको अभी तक समझाया अपने 9 पेपर के सोल्यूशन आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। और इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ लास्ट टाइम अपनी क्लास को समाप्त करने से पहले कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने अलग अलग मैथ के जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हो वहाँ पर शेयर करने की कोशिश जरूर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें ताकि हम आपके लिए और अच्छा कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास को आज इसके सेशन माइनर 9 के आज समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।